हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। ये लेक्चर मॉडर्न इंडिया का फोर्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। मींस सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रिफॉर्म्स के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है जहां पे आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। देन संडे को हम एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब आज के इस लेक्चर की, सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। देन 1757 एंड 64 में दो मुख्य युद्ध होते हैं, मेजर बैटल्स होती हैं, प्लासी एंड बक्सर। एंड 1857 में रिवोल्ट हो जाती है। तो पूरे 100 साल लगते हैं ब्रिटिश कंपनी को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, उसको एक्सपेंड करने में एंड कंसोलिडेट करने में। लेकिन इन 100 सालों में कुछ रिफॉर्म्स भी होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। दरअसल 19th सेंचुरी आते आते हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन जो कि अवेकन होता है, जागृत होता है, वो एक नए भारत की परिकल्पना करता है। एक ऐसा भारत जो कि एक मॉडर्न भारत है, एक आधुनिक भारत है और इसके लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिफॉर्म्स हुए थे इनके कारण क्या थे, किन किन वजहों से ये रिफॉर्म्स हुए थे। तो सबसे पहला कारण था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। फ्रेंड्स, ब्रिटिश से पहले जो भी लोग भारत में आए थे, इन्वेट किए थे, वो यहीं पे सेटल हो गए, उन्होंने यहीं के कल्चर को अपना लिया या फिर उनके और भारत के कल्चर का मिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश लोग आए थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जिस समय पर भारत में आए थे उस समय पर यूरोप में एनलाइटनमेंट का दौर चल रहा था, जागृति का दौर चल रहा था। वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे आविष्कार हो रहे थे। लेकिन जब वो भारत आते हैं तो यहाँ की सिविलाइजेशन एक स्टेगनेंट सिविलाइजेशन थी, एक बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी थी। उसको देखते हैं तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव वो लेते हैं, जैसे कि सती प्रथा को के विरुद्ध में एक्ट बनाते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकते हैं, विडो रीमैरिज की बात करते हैं। तो पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि जो हमारी सोशल कंडीशंस काफ़ी निम्न स्तर की थी तो उनमें रिफॉर्म्स होने ही थे। जैसे कि अगर हम रिलीजन एंड सोशल इल्स की बात करें तो हमारे धर्म में अंधविश्वास काफ़ी था, जादू टोना मैजिक वगैरह बहुत होते थे। हमारे धर्म में जो पुजारी थे, हिंदू पुजारी, उनका वर्चस्व था, उनकी मोनोपोली थी और शास्त्र केवल वही पढ़ सकते थे, उसी को वो इंटरप्रेट कर सकते थे और जो उनका इंटरप्रिटेशन होगा वही सब लोगों को मानना होगा। इसके अलावा मूर्ति पूजा बहुत सारे लोगों को हम मानते थे, बहुत सारे देवताओं की हम पूजा करते थे। मीन्स पॉलीथीज्म एंड आइडल्ट्री का वर्चस्व था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे डोमेन की बात करें, अगर हम वुमेन की पोजीशन की बात करें तो वो भी काफ़ी ख़राब थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, बच्चियों को छोटी उम्र में ही मार देते थे क्योंकि दहेज देना पड़ता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, बहु विवाह पॉलीगैमी होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वुमेन की डिप्रेसिंग पोजीशन थी। वहीं तीसरी जो चीज़ थी वो थी कास्ट प्रॉब्लम। हमारा जो समाज था वो कास्ट जातियों में बटा हुआ था। ठीक है, और इसमें सबसे बुरी कंडीशन थी अनटचेबल्स की, जो जिनको हम बाद में शेड्यूल्ड कास्ट भी कहते थे। और ये जो समस्याएं थी ये बाद में जो हमारी यूनिटी में काफ़ी बड़ी बाधा बनती है क्योंकि हम बटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब समस्याएं ऐसी थी जिनकी वजह से रिफॉर्म्स होने थे। इसके अलावा अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो ब्रिटिश लोग होते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। वो ऐसा समझते थे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे अच्छी है और भारत की सिविलाइजेशन बहुत बेकार है। तो उन्होंने अपना कल्चर हम पे थोपने का काम किया था। तो इसके विरोध में जो हमारे यहाँ के लोग थे उनको ऐसा लगा कि क्या हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है क्या वो इतने वीक हैं। तो उसको उनके पोटेंशियल को ढूंढने की कोशिश की गई। जो उसमें सोशल एविल्स थे उनको
ढूंढने की कोशिश की गई, उनको हटा के बाहर फेंकने की काम होने लगे। इसी को बोला गया रिफॉर्म्स। ठीक है। देन न्यू अवेयरनेस अमंग एनलाइटन इंडियन। जी हाँ दोस्तों, कुछ सेक्शन ऐसा था जो कि एजुकेटेड था, जिनको वेस्टर्न थॉट्स के बारे में पता था, और ये बात उनको बहुत चुभती थी कि एक छोटा सा देश ब्रिटेन, उसने इतने बड़े देश भारत पे अपना साम्राज्य, अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में कमियां हैं, उसको हमें दूर करना है। इसलिए ये जो एनलाइटन सेक्शन था, ये जागृत लोग जो थे, इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, लोगों को वेस्टर्न आइडियाज़ के बारे में पता चला, उनके कल्चर के बारे में पता चला। तो जब लोगों को नई चीज़ों के बारे में पता चला, तो ये सब कारण बने रिफॉर्म्स का। अब दोस्तों, ये जो रिफॉर्म्स हुए थे, ये दो तरह के रिफॉर्म्स थे। पहला था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है या जो पुरानी चीज़ है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उनमें कुछ बेहतरी करनी है। ठीक है। दूसरा मूवमेंट था रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, मीन्स जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आप एज इट इज़ वापस ले लोगे। ठीक है। तो इस दो तरह के मूवमेंट हुए थे, जैसे प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे। इसमें रिफॉर्म करने की बात हुई थी, जबकि आर्य समाज, देवबंद, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, मीन्स जो पुराना भारत था उसको वापस लाने की कोशिश की गई थी। तो ये दो तरह के मूवमेंट हम देखेंगे। अब दोस्तों, ये जो सोशल रिफॉर्म की बात होती है, तो शुरुआत में जो सोशल रिफॉर्म थे वो रिलीजियस रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, सोशल एविल्स जितने भी थे, जितनी भी सामाजिक बुराइयां थी, उनका सोर्स, उनका जो उद्गम स्थल था, वो क्या था? वो धर्म था, रिलीजन था। इसलिए सोशल रिफॉर्म लाने से पहले रिलीजन को रिफॉर्म करना आवश्यक था। ये शुरुआत में था, लेकिन बाद में एक सेक्युलर अप्रोच अपनाई गई, मीन्स सोशल रिफॉर्म्स को रिलीजन से अलग किया गया। शुरुआत में काफ़ी नैरो सोशल बेस था, मतलब इसकी जो पकड़ थी, इसकी जो पहुंच थी रिफॉर्म्स की, वो कम लोगों में थी। जो हायर लोग थे, जो अपर सेक्शन के लोग थे, अपर क्लास के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, केवल उन्हीं तक इसकी पहुंच थी। लेकिन बाद में जो लोअर स्ट्रेटा था, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, वहाँ पर भी ये फैला। इन रिफॉर्म्स का दो मुख्य इनके एजेंडे थे। पहला कि महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, और दूसरा जो अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करना है। तो शुरुआत में जो ये मूवमेंट चलते हैं, ये इनका जो केंद्र बिंदु होता है, ये दो ही चीज़ होती है। एक तो वुमेन की पोजीशन को सुधारना है, और दूसरा जो अनटचेबिलिटी है इसकी पोजीशन को, इसको हटाना है। ठीक है दोस्तों। और ऐसा करने में दो चीज़ों का यूज़ किया गया। पहली बात तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वलिटी, मीन्स सबको समान माना गया। ठीक है। सबका सम्मान करने की बात हो रही थी, हर इंडिविजुअल यूनिक है, ये बातें लोगों के द्वारा फैलाई गई थी। ठीक है। और दूसरा ये चीज़ की गई थी कि शास्त्रों का सहारा लिया, धर्म जो ग्रंथ थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, उनका सहारा लिया गया कि कोई भी जो धर्म है, वो कोई भी धर्म इंफीरियर स्टेटस टू वुमेन की बात नहीं करता है। सब धर्म यही चाहते हैं कि वुमेन का जो स्टेटस है वो बढ़े। तो इस तरह से जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनका सहारा लिया गया था अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि वुमेन पोजीशन को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहला था सती का अबोलिशन। सती प्रथा जो थी, जिसमें कोई महिला है, वो विवाहित महिला है, अगर उसके पति की मौत हो गई है, तो उस महिला को उसकी चिता में जला दिया जाता था। इसको सती प्रथा बोलते थे। और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस पे विराम लगा, और 1829 में इसके विरुद्ध कानून बनाया जाता है। दूसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसमें छोटी उम्र की महिला, जो बच्चियां थीं, उनको मार दिया जाता था। ठीक है। ताकि दहेज वगैरह जैसी चीज़ें काफ़ी चलती थी उस समय, तो दहेज न देना पड़े। तो इसके विरोध में 1804 में एक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन जो मेन एक्ट था वो 1870 का एक्ट था, जिसमें जो भी बेबीज़ की बर्थ होगी उनको रजिस्टर करना ज़रूरी है। फिर एक टाइम पीरियड के बाद जो फीमेल चिल्ड्रन हैं, उनको वेरीफाई किया जाएगा, उनके नंबर्स को वेरीफाई किया जाना था। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला जो डोमेन था वो था विडो रीमैरिज। ठीक है। जो इसको बोलेंगे विधवा विवाह। ठीक है। तो विधवा विवाह के लिए भी काफ़ी सारे काम हुए थे, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके प्रयासों के चलते 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट लाया गया था, मीन्स विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। और इस कार्य को करने के लिए विद्यासागर ने जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे उनका सहारा लिया, और ये मैसेज फैलाया कि हिंदू धर्म में विडो रीमैरिज का प्रावधान है। दोस्तों,
ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस समय धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था, लोग धर्म की बात ज़्यादा मानते थे, इसलिए अगर कोई चीज़ इस तरह से कही जाती कि धर्म में लिखा हुआ है तो लोग उसको आराम से मान लेते थे। ठीक है दोस्तों, अगला नाम आता है विष्णु शास्त्री पंडित, जिन्होंने 1850s में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद होना चाहिए, उसके पीछे कौन सा व्यक्ति है उसका नाम याद होना चाहिए, और वो किस ईयर में उस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और उससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले थे कुरसनदास मुलजी। 1852 में इन्होंने विडो रीमैरिज की एडवोकेसी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गुजराती में एक पेपर निकाला था, उसका नाम था सत्य प्रकाश। दोस्तों देखिए, एक तो था सत्यार्थ प्रकाश, वो अलग है, हम आगे देखेंगे, और दूसरा है सत्य प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा विडो रीमैरिज में डीके कर्वे का नाम भी काफ़ी फेमस है। 1893 में इन्होंने खुद ने एक विधवा से शादी की थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी बन गए थे। ठीक है दोस्तों, देन अगला नाम आता है मद्रास में वीर सलिंगम पंटुलू, इन्होंने भी मद्रास में एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने की, क्योंकि ये भी एक एविल था, तो इसमें काफ़ी सारे एक्ट पास किए गए थे। सबसे पहला एक्ट था द नेटिव मैरिज एक्ट 1872 का, इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था। तो इसके बाद BM मालाबारी एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, एक व्यक्तित्व थे, इनके प्रयासों से 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास होता है, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं हो सकती थी। ठीक है, देन 1930 में आता है शारदा एक्ट, और इस एक्ट में क्या था, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की एज बढ़ा दी गई थी। मैरिज एज बॉयज़ के लिए 18 साल और गर्ल्स के लिए 14 साल उनकी उम्र कर दी गई थी। और उसके बाद लास्ट में जो हम आज भी हमारे यहाँ पे मौजूद है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978, जिसमें बॉयज़ की उम्र है 21 ईयर्स एंड गर्ल्स की उम्र है 18 ईयर्स, जो उनकी मिनिमम शादी करने की उम्र है, और हम आज इसको फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वुमेन एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो वुमेन एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी सारे काम हुए थे। सबसे पहला काम 1819 में हुआ था। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, 1849 में कैलकाटा में बेथुने स्कूल की स्थापना होती है महिलाओं को शिक्षा देने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबसे टॉप में आता है। कैलकाटा में बंगाल में उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल खोले थे उनको शिक्षा देने के लिए। देन 1854 में जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आता है, उसमें भी महिलाओं के एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, देन डीके कर्वे, जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, उन्होंने 1916 में इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप की थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो डीके कर्वे ने 1916 में इस्टेब्लिश की थी। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है, ताराबाई शिंदे, इन्होंने वुमेन एजुकेशन में काफ़ी काम किया, और एक किताब इन्होंने लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बुक किसने लिखी थी, और इस बुक में बेसिकली जो मैन एंड वुमेन के बीच में सोशल डिफरेंसेस हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की, जो महिलाओं के जो संगठन थे जिन्होंने रिफॉर्म्स के लिए काम किया। तो इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है सरला देवी चौधरानी 1910, और उनसे जुड़ा संगठन था भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में। देन 1904 में बॉम्बे में रामाबाई रानाडे के द्वारा लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। दोस्तों ये नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये पता होना चाहिए, और किस ईयर में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंडिता रामाबाई सरस्वती, जिन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वीन विक्टोरिया के सामने इन्होंने महिलाओं के जो सिलेबस था उसको इम्प्रूवमेंट करने की बात कही थी, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन 1925, और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटी थी वो थी मेहरीबाई टाटा। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम हमें याद होना चाहिए। देन 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। तो दोस्तों ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उनको किस तरह से कम किया गया। तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर था ब्रिटिश रूल। जाने या अनजाने में कह लीजिए, ब्रिटिश रूल ने जिस तरह की पॉलिसीज अपनाई उससे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो कम हुआ था। कैसे दोस्तों, आपको पता है कि लैंड जो थी वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई थी, उसको खरीदा बेचा जा सकता है। तो अब जिसके पास पैसा होगा वो गांव में ज़मीन खरीद सकता है। ठीक है, तो पहले जो ये चीज़ होती थी कि केवल एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के लोग ही खेती कर सकते हैं, वो नहीं रही। ठीक है, दूसरी बात, जो मॉडर्न कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट सामने आने लगा तो गांव के लोग शहरों में आने लगे। ठीक है, लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बढ़ा और लोग आपस में ज़्यादा मिलने जुलने लगे, तो इससे भी जो जाति के आधार पर भेदभाव था वो कम हुआ। तीसरा, जो कानून बनाए गए थे उनमें इक्वलिटी बिफोर लॉ थी, मीन्स कानून के समक्ष समानता थी, सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाता था। जो जाति पंचायतें थी, जो कास्ट पंचायतें थी, उनके जुडिशियल फंक्शन को उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, तो इससे भी जो जाति का जो भेदभाव था उसको कम करने में काफ़ी मदद मिली थी। देन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उसमें बिना जाति के आधार पे भेदभाव के लोगों को रिक्रूट किया जाता था, तो ये भी एक अच्छी बात थी। इसके अलावा काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो इनसे भी ये जो जाति संबंधित डिस्क्रिमिनेशन था उसमें कमी आई थी। देन नेशनल मूवमेंट, ये तो आपको पता ही है कि नेशनल मूवमेंट में जैसे गांधी जी थे, उन्होंने अनटचेबिलिटी के विरुद्ध काफ़ी बड़ा एक आंदोलन चलाया था। तो नेशनल मूवमेंट में भी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसमें कमी आई थी। अब दोस्तों अगला इसमें पॉइंट है कि जैसे जैसे समाज के जो लोअर कास्ट के लोग थे उनमें शिक्षा उनको मिली, उनमें जागृति आई, जनरल अवेकनिंग हुई, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे आंदोलन किए। जैसे कि ज्योतिबा फुले थे, हम आगे देखेंगे। उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर, इनका नाम भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी, वो क्या थी? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, लेकिन इसकी स्थापना दूसरे लीडर्स के द्वारा की गई थी, अंबेडकर के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो इसमें आता है कि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो 1927 में उन्होंने बॉम्बे में महद सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें क्या था, ये लोग गए थे, इन्होंने जुलूस निकाला और एक कुएं का पानी इन्होंने वहाँ पे पिया था। और उस समय क्योंकि कुएं से जो अनटचेबल्स लोग थे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इस तरह के एविल्स हमारे यहाँ पे मौजूद थे। ये 1927 की बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए ये 20वीं सेंचुरी की बात है, तो महज सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए। देन 1927 दिसंबर में ही अंबेडकर अपने साथियों के साथ मनु स्मृति को जला देते हैं। और दोस्तों ये जो मनु स्मृति थी, इसके बेसिस पे ही हिंदुओं में जो कानून थे वो बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, देन अनदर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, 1924 में अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना होती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस साल में और किसने इसकी स्थापना की थी। एंड दोस्तों आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, भारत का संविधान, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया था, आर्टिकल 14, 15, 17। तो ये सब हमारे संविधान में फिर बाद में मेंशन किए गए थे। तो दोस्तों इन सब के चलते जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसमें कमी आई थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हुए और उनके लीडर्स क्या थे। इस सेक्शन से हमेशा सवाल पूछा जाता है दोस्तों, तो इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की। हम अभी देख चुके हैं कि सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस मीन्स जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके फादर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो अप्रोच थी वो मॉडर्न अप्रोच थी, साइंटिफिक इनका अप्रोच था, और ये सोशल इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी के प्रिंसिपल पे भरोसा रखते थे। ठीक है,
जो राजा राममोहन राय थे इनका भरोसा था वेदांत पे, मीन्स उपनिषद पे। ये मोनोथिज्म पे भरोसा करते थे, मीन्स एकेश्वरवाद पे ये भरोसा करते थे। और ये जो हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा थी, आइडल्ट्री, उसका विरोध करते थे, ठीक है। और जो मीनिंगलेस रिचुअल्स थे, मतलब ऐसे रीति रिवाज जिनका कोई मतलब था नहीं, उनका ये विरोध करते थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक तो था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट 1809 में, और दूसरी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, और उसका उद्देश्य क्या था कि जो वेदांता के एकेश्वरवाद वाले मूल्य हैं उनको आप प्रोपोगेट करो, मोनोथिस्ट आइडियल्स ऑफ वेदांता। और दूसरा, उस समय के जो सोशल एविल्स थे, जैसे कि मूर्ति पूजा, कास्ट, मीनिंगलेस रिचुअल्स, इनको आप विरोध करो, ठीक है दोस्तों। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना होती है, जो कि बाद में ब्रह्मो समाज बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्रह्मो समाज में प्रेयर्स, मेडिटेशन, उपनिषद की पढ़ाई वहाँ पे फोकस होती थी, ठीक है। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, अवतारों का ये विरोध करते थे, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था वो ये था कि हमें हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना है, कोई अलग से धर्म नहीं बनाना, बल्कि जो हिंदुइज्म एग्जिस्टिंग है हमको उसमें रिफॉर्म्स लाने हैं, उसको प्योरीफाई करना है। और जो मोनोथिज्म है, मीन्स एकेश्वरवाद है, उसको हमको प्रमोट करना है। और दोस्तों, जो सेकंड बुक मैं कह रहा था वो थी 1820 में लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब अगली जो चीज़ आती है वो हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए थे। फर्स्ट तो हम बात कर चुके हैं कि 1829 में इन्होंने सती को अबोलिश किया था। सेकंड, 1870 में इन्होंने डेविड हरे की मदद की थी, किस काम के लिए? हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए। अब दोस्तों, सवाल ये आ सकता है कि राजा राममोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि उन्होंने इसकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं की थी, बल्कि केवल सपोर्ट किया था, ठीक है। देन 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते थे। 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट जर्नल्स थे जो इन्होंने लिखे थे। मिरात उल अकबर पर्शियन में था, और संवाद कौमुदी ये बंगाली में था। दोस्तों, ये जो राजा राममोहन राय थे, इनको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। इनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार था, हर चीज़ में इनको अच्छी समझ थी, अच्छी पकड़ थी, ठीक है दोस्तों। देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्रह्मो समाज। दोस्तों, 1842 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्मो समाज से जुड़ते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं, ठीक है। और इससे पहले ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा, जिसको फॉर्म किया गया था, उसके हेड थे, ठीक है दोस्तों। अब इनके जुड़ने के बाद एक नई डायरेक्शन मिलती है समाज को। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने 2 दिशाओं में काम किया था। पहला, एक तो ब्रह्मो समाज के अंदर एक रिफॉर्म मूवमेंट चलाया, ठीक है, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना है। और दूसरा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज धर्मांतरण का काम कर रहे हैं उसको अपोज करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए थे। अब दोस्तों, अगली जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है केशव चंद्र सेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप अभी समझेंगे दोस्तों। 1858 में इनको आचार्य बनाया जाता है, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट था वो ये था कि इन्होंने जो ब्रह्मो समाज के मूवमेंट को बंगाल के बाहर भी पॉपुलराइज किया था। लेकिन दोस्तों, समस्या ये थी कि इनके जो विचार थे वो रेडिकल थे, उस समय की सोसाइटी उसके लिए तैयार नहीं थी। और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो उनको पसंद नहीं कर रहे थे। उनके बहुत सारे विचार, जैसे कि ओपन सपोर्ट था इंटर कास्ट मैरिज को, ठीक है, कास्ट सिस्टम के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। तो उस समय की सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि 1865 में इनको अपने ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, ये सारे जो ईयर हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इनको डिसमिस किया जाता है तो 1866 में केशव चंद्र सेन अपने फॉलोअर्स के साथ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लेते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़, जो पुराना जो संगठन था वो बन जाता है आदि ब्रह्मो समाज। तो दोस्तों, ये हमें पढ़ना होगा, ये इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। पर दोस्तों, इसके बाद भी कहानी में काफ़ी सारे ट्विस्ट आते हैं। 1878 में क्या होता है कि जो केशव चंद्र सेन है वो अपनी 13 साल की बेटी का विवाह एक हिंदू महाराजा से कर देते हैं। और उस शादी में जितने भी ऑर्थोडॉक्स
हिंदू रिचुअल्स, रीति रिवाज थे, उन सब का पालन होता है। मीन जिन चीज़ों के लिए ब्रह्मो समाज लड़ रहा था वो सब ये अपने बेटी की शादी में करवाते हैं, तो लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है। तो फिर क्या होता है कि 1878 में ही जो इनके फॉलोअर्स थे वो इनसे अलग होकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, साधारण ब्रह्मो समाज। और इसमें कौन लोग शामिल थे? आनंद मोहन बोस, शिबी चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें और हैं कि केशव चंद्र सेन बीच में अपने आप को भगवान का अवतार बताने लगे थे, सबसे पहली चीज़। और कुछ लोगों ने उनको तानाशाह भी बताया था कि अक्यूज्ड ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। तो दोस्तों इस पे सवाल बन सकते हैं, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको दूसरी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ क्या है दोस्तों? प्रार्थना समाज। 1867 में इसकी स्थापना होती है और इनके फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। इससे पहले जो इसका प्रीकर्सर था, मतलब इसके पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी? परमहंस सभा। तो हमें ये पता होना चाहिए। और प्रार्थना समाज को जो बुलंदियों पर पहुंचाया था वो था MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। 1870 में वो इससे जुड़ते हैं और इसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो समाज था इसके 4 मुख्य पॉइंट थे। पहला तो कि कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करता था, वुमेन की एजुकेशन की बात करता था, विडो रीमैरिज की बात करता था और शादी की उम्र को बढ़ाने की बात करता था। एंड दोस्तों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इस समाज ने सोशल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस किया था, ना कि रिलीजियस रिफॉर्म्स पे। क्योंकि ये जो उस समय जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उससे कन्फ्रंटेशन से मना करता था। वो बोलता था कि आप एजुकेशन पे फोकस करो, परसुएशन पे फोकस करो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मीन्स डायरेक्ट लड़ाई मत करो, ठीक है, उससे हम सबका नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें हमें प्रार्थना समाज में याद रखनी होगी। देन अगला आता है यंग बंगाल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी पर्सनैलिटी थी हेनरी विवियन डेरोजियो। ये एक एंग्लो इंडियन थे जो कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। ये इनके जो विचार थे, जो इनके आइडियाज़ थे वो काफ़ी रेडिकल थे उस समय की सोसाइटी के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, अपने लोगों को बोलते थे कि आप फ्रीली एंड रैशनली सोचो, ऑल अथॉरिटी को आप क्वेश्चन करो, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम की बात करते थे। ठीक है दोस्तों, इनको मॉडर्न इंडिया का पहला नेशनलिस्ट पोएट भी कहा जाता है, लेकिन इनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एक तो ये मासेस से कनेक्टेड नहीं थे, इनका जो रेडिकलिज्म था वो सोसाइटी के लिए उस समय सही नहीं था। ठीक है, ये बुकिश था, किसानों के इश्यूज ये उठाने में असमर्थ रहे, किन्हीं दूसरे ग्रुप से इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इस वजह से इस मूवमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात क्या है कि जो राजा राम मोहन राय ने जो ट्रेडिशन स्टार्ट की थी कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे उनको एजुकेट करो, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया था। और ये ऐसी चीज़ थी पब्लिक एजुकेशन जो आगे जाके जो जब कांग्रेस बनती है तो उसके जो मॉडरेट्स थे वो भी इसी तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता के थे। ठीक है दोस्तों, इनका ये मानना था कि जो हमारे रिलीजियस ग्रंथ हैं उन पे पंडितों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोले और उसमें नॉन ब्राह्मण्स को एंट्री दी थी। दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि हर चीज़ धर्म के आधार पर बताई जाती थी और एक बार किसी पंडित ने किसी ग्रंथ को पढ़ के उसका जो भी इंटरप्रिटेशन निकाल दिया उसी को सही माना जाता था। और यही कारण था काफ़ी सारे सोशल एविल्स का। तो इसलिए कोशिश की गई कि लोग अपने आप से ही ग्रंथों को पढ़ सकें, उनका मीनिंग समझ सकें, तभी उनमें जागरूकता आएगी। ठीक है दोस्तों, इसके और इसीलिए लैंग्वेज को आसान बनाया गया ताकि लोग आराम से किताबों को पढ़ सकें। इन्होंने विडो रीमैरिज के सपोर्ट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट चलाया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देन जो 1849 में बेथुने स्कूल बना था उसके सेक्रेटरी ये अपॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सारी, पर याद रखनी होगी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे परमहंस मंडली की, जिसकी स्थापना 1849 में हुई थी महाराष्ट्र में। और किसने की थी? दाड़ोबा पांडुरंग एंड मेहताजी दुर्गाराम में। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है, इसमें फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रैशनैलिटी को, मतलब तार्किक चीज़ों को एंकरेज किया जाता था।
ठीक है। और इस मंडली की सबसे खास बात क्या थी कि इसमें जो जाति आधारित जो रूल्स थे उनको तोड़ा जाता था। इनकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें लोअर कास्ट के लोग खाना बनाते थे और फिर उसको सभी लोगों में सर्व किया जाता था। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा और ज्योतिबा राव फूले इनका नाम था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतारा महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी से। इनका जो पूरा मूवमेंट था वो अपर कास्ट डोमिनेशन या फिर जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था उसको तोड़ने के खिलाफ था। ठीक है दोस्तों, ये उनको तोड़ना चाहते थे। इसके लिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला सोशल सर्विस और दूसरा जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनमें शिक्षा को फैलाना ताकि उनका उत्थान हो सके। इसके लिए इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी, सार्वजनिक सत्यधर्मा एंड गुलामगिरी। इस पे सवाल पूछा जा सकता है कि ये दोनों बुक्स किसने लिखी थी। एंड दोस्तों, अपने मैसेज को बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा बाली के सिंबल का यूज़ किया था, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे वो राम के सिंबल का यूज़ करते थे, तो उसके अपोजिशन में इन्होंने राजा बलि का सिंबल यूज़ किया था। अब दोस्तों, इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई वो भी काफ़ी फेमस है। इन दोनों ने मिलकर वुमेन एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा काम किया, विडो रीमैरिज के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा काम किया और इन्हीं कामों के चलते इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। अब दोस्तों, इनका ये मानना था कि जो अनटचेबल्स हैं या जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो भारत के ओरिजिनल नागरिक हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, और ये जो ब्राह्मण हैं ये तो आर्यंस के वंशज हैं। ठीक है, और आर्यंस क्या थे, फॉरेनर्स थे, उन्होंने इन्वेड किया था। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण है इनका कोई हक नहीं है भारत की धरती पर, और ये जो अपर कास्ट है इनका कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये जो लैंड है ये यहाँ के इंडिजिनस जो भारतीय लोग हैं उनको उन पे जो है उनको बिलोंग करती है। मीन्स जो अनटचेबल्स हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, जो कि हार गए थे युद्ध में, ठीक है, तो ये लैंड उनको मिलनी चाहिए। तो ये इनका तर्क था। ठीक है दोस्तों, अब जो इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी, गुलामगिरी का मतलब क्या होता है, स्लेवरी। मीन्स जो स्लेव्स होते हैं, दास होते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्होंने अपनी बुक को उन अमेरिकन्स को डेडिकेट किया था जिन्होंने अपने आप को स्लेवरी से मुक्त करवा लिया था। तो दोस्तों, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। अगर कोई सवाल पूछा जाएगा ज्योतिबा फूले पे तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा गुलामगिरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी 1905 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत की सर्विस के लिए एक ऐसी फौज को तैयार करना, ठीक है, जो कि भारत के लोगों के हितों की रक्षा करे। ठीक है, अपने हित को छोड़ के भारत के लोगों की सेवा करे। और ये जो संस्था थी ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज से दूर रहती थी। मीन्स जैसे उस समय कांग्रेस थी तो उसको इससे कोई मतलब था नहीं। ठीक है, अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, सोशल सर्विस लीग। इसके फाउंडर कौन थे, NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मासेज हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको काम करने की, जीवन जीने की एक अच्छी और बेहतर कंडीशंस उपलब्ध करवाई जा सके। और इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी NM जोशी के द्वारा ही की जाती है। इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, द रामकृष्ण मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण परमहंस, देन विवेकानंद, इनसे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस पे आपको फोकस करना होगा। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे ये बेसिकली कलकत्ता के काली टेम्पल के पुजारी थे। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं में इन्होंने हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, बट इनके जो कन्वर्सेशंस थे उनको लोग इनकी टीचिंग्स मानते हैं। ठीक है, इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि एक तो ऐसे साधु संत तैयार करना जो कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करवा सकें, और इसके लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना होती है। ठीक है, और दूसरा काम ये था कि चैरिटेबल वर्क्स को कंडक्ट करेगा ये मिशन। तो इसके लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। दोस्तों, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मठ की स्थापना तो रामकृष्ण परमहंस ने कर दी थी। ठीक है, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो जाती है, तो
रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है 1897 में। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब ये जो मिशन था, ये जो रामकृष्ण मूवमेंट था, ये बेसिकली इसने काफ़ी सारे स्लोगन्स दिए थे। एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ्स, मीन्स जितने भी रिलीजन हैं वो सब एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिलें सबकी एक ही है। ठीक है। और ये कहते थे सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, मीन्स हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा क्योंकि उस समय वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा था, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा था, तो उस समय इन्होंने ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, जो मेडिटेशन है, भक्ति है, उसको प्रमोट करने की ये बात करते थे। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनका मूल जो उनका नाम था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। इन्होंने, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण, उनके मैसेज को पूरे संसार में पहुंचाया। इनको न्यू हिंदुइज्म का प्रीचर भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो अपना संदेश देते थे उसमें रामकृष्ण के एक्सपीरियंस की बातें करते थे, उपनिषद, गीता, बुद्धा, जीसस के जो एग्जाम्पल्स थे उनको देते थे। तो ये सब इनका कलेक्टिव चीज़ें थी, जो इनके उपदेश बनते थे उनमें ये सब चीज़ें शामिल होती थी। जो उपनिषद थे, वेदांता, उनको ये एक रेशनल सिस्टम मानते थे, एक सुपीरियर सिस्टम मानते थे जिन पे इनका भरोसा था। ठीक है दोस्तों। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। ठीक है। तो ये सब तमाम वो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, और इनका ऐसा मानना था कि अगर किसी व्यक्ति में नॉलेज है बट वो लोगों की सेवा नहीं कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सोशल सर्विस को प्रमोट करते थे। इनका ये कहना था कि लोगों में दो तरह की नॉलेज होनी चाहिए। पहली नॉलेज होती है सेक्युलर नॉलेज, जो कि इकोनॉमिक, मतलब आपके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, और दूसरी नॉलेज होती है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो कि आपके नैतिक मूल्यों को स्ट्रेंथन करती है। इसलिए ये दोनों तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। 1893 में शिकागो में जो धर्म संसद होती है, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, वहाँ पे ये बात करते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ का जो मटेरियलिज्म है, और जो पूर्वी देश हैं वहाँ का जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसके मिक्स की बात करते हैं, उसके ब्लेंड की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये मॉडर्नाइजेशन के विरोध में थे। ठीक है। ये दोनों के समागम की बात करते थे। ठीक है। अब अगली जो चीज़ है कि ये लोगों से क्या बोलते थे कि आपको इंडिया के पास्ट पे प्राइड होना चाहिए। ठीक है। जो कल्चर है उस पर फेथ होना चाहिए। ठीक है। तो ये हिंदुइज्म के यूनिफिकेशन की बात भी करते थे। तो ये सारे तमाम वो मैसेज हैं जो ये भारत के लोगों को, विश्व के लोगों को देने की कोशिश करते थे। ठीक है। देन सोशल सर्विस पे तो इनका फोकस था ही सही। ठीक है। और ये मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। ठीक है। ये ऐसा मानते थे कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावना जो है उसको जगाने के लिए अगर इमेज वर्शिप भी करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इनका ये मानना था कि जो वेदांता है, ठीक है, अगर कोई वेदांता को फॉलो करता है तो वेदांता एक क्रिश्चियन को एक अच्छा क्रिश्चियन बना देगा, हिंदू को एक अच्छा हिंदू बना देगा। तो ये इनके थॉट्स थे दोस्तों। इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस पे आपको फोकस करना होगा। ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, जो कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। पर दोस्तों, रिवाइवलिस्ट मीन्स जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था कि ये पुरानी ट्रेडिशंस को वापस लाना चाहते थे, और क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस काफ़ी सारे हो रहे थे तो उसके विरोध में इस समाज की स्थापना हुई थी। समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती, जिनका नाम था मूल शंकर, उन्होंने की थी। और दोस्तों, इनके व्यूज़ के लिए एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश। सत्य प्रकाश हमने पहले देखा, वो अलग है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। तो इसी तरह के कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका जो एम था वो एक क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी बनाना था, एक इंडिया जो यूनाइटेड हो, फॉरेन रूल से आज़ाद हो, साथ ही साथ आर्यन रिलीजन सबका कॉमन रिलीजन होना चाहिए। इसीलिए इसको एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहते हैं। और दोस्तों, इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, मीन्स जो वेद हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। बट दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब ये बैक टू वेदास कहते हैं तो ये वैदिक टाइम के रिवाइवल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय तो काफ़ी सारे एविल्स भी थे। ठीक है। तो वो एविल्स अपनाने की बात नहीं कर रहे थे। ये केवल जो वैदिक लर्निंग है, जो वैदिक प्योरिटी थी रिलीजन की, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। क्योंकि जो बहुत सारे सोशल एविल्स थे, अगर हम उनको फिर से अपनाएंगे तो फिर तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो जो वैदिक लर्निंग
लर्निंग थी, प्योरिटी थी, उसको अपनाने की बात कर रहे थे। ठीक है, जो बाद के हिंदू स्क्रिप्चर्स थे, जैसे पुराण थे, उनका इन्होंने विरोध किया था। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उसका इन्होंने विरोध किया था। जाति, अनटचेबिलिटी, मूर्ति पूजा, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, देन ये चतुर्वर्णा सिस्टम में भरोसा करते थे, लेकिन जो चतुर्वर्णा सिस्टम जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए, किसी व्यक्ति की स्किल के आधार पर होना चाहिए, इस बात का इन्होंने समर्थन किया था। अब दोस्तों अगला जो चीज़ है कि जो आर्य समाज था, उन्होंने मिनिमम एज 25 साल तय की थी बॉयज़ की और 16 साल तय की थी फीमेल्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा कहते थे कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो क्या हैं, द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज आर्य समाज प्रमोट करता था। एजुकेशन में इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। जो डीएवी स्कूल्स थे, डीएवी कॉलेजेस थे, वो इन्होंने स्थापना की थी सबसे पहले 1886 में लाहौर में। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब लाहौर में डीएवी कॉलेज को बनाया गया था तो उस समय दो ग्रुप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था, और उसका मुद्दा क्या था कि करिकुलम, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को। तो एक ग्रुप जो कि कॉलेज पार्टी या फिर कल्चर पार्टी जिसको बोलते हैं, उसमें लाला हंसराज, लाला लालचंद और लाला लाजपत राय शामिल थे। उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, जबकि दूसरा ग्रुप था महात्मा पार्टी या फिर गुरुकुल पार्टी, इसमें गुरुदत्त विद्यार्थी थे एंड लाला मुंशीराम इसमें शामिल थे। तो दोस्तों इनका व्यूज़ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉलेज पार्टी थी वो चाहती थी कि जो गवर्नमेंट का करिकुलम है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, जबकि महात्मा पार्टी कहती थी कि हमें संस्कृत वैदिक फिलोसॉफी को पढ़ाना चाहिए। तो दोनों के अलग अलग जो है ओरिएंटेशन था। वहीं दूसरा मुद्दा ये था कि वेज या नॉन वेज क्या होना चाहिए। तो जो कॉलेज पार्टी थी वो तो ये बोलती थी कि डाइट जो है लोगों की पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि महात्मा पार्टी कहती थी कि लोगों को स्ट्रिक्ट वेज डाइट रखनी चाहिए। और इन दोनों मुद्दों पे दोनों ये जो आर्य समाज था इसमें एक स्प्लिट हो जाता है 1893 में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगली चीज़ जो हमारे लिए जाननी जरूरी है, आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। शुद्धि मूवमेंट मीन्स प्योरिफिकेशन, मीन्स जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, उनकी शुद्धि के लिए ये मूवमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे स्टार्ट किया था। और इसका एक बुरा परिणाम था कम्युनलिज्म। 1920s में जो हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी थी वो और बढ़ गई थी, उसका एक कारण था शुद्धि मूवमेंट बाय दिस आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है सेवा सदन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी बीएम मालाबारी के द्वारा, और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, देन अगला ऑर्गेनाइजेशन है धर्म सभा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी तो उसके विरोध में धर्म सभा बनी थी 1830 में राधाकांत देव के द्वारा। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। ये समाज में स्टेटस को चाहते थे, मीन्स जो पहले चलता आया है वही चलता रहना चाहिए। इवन ये अबोलिशन ऑफ सती को भी इन्होंने अपोज किया था, ये सती प्रथा से सहमत थे। ठीक है, लेकिन जो जब वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन की बात आई थी तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया था। इवन गर्ल्स को भी ये वेस्टर्न एजुकेशन देने के पक्ष में थे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धर्म सभा ने अपोज किया था ब्रह्मो समाज को। अब दोस्तों अगला आता है देव समाज। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी श्री नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। ये एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसमें आइडियल सोशल बिहेवियर की बात होती है। मीन्स लोगों को रिश्वत नहीं लेनी है, शराब नहीं पीनी है, नॉनवेज फूड नहीं खाना है, हिंसा नहीं करनी है। तो ये एक थोड़ी अलग टाइप की का समाज था जिसके ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों अगला आता है SNDP मूवमेंट, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। दोस्तों केरला में एक कास्ट थी इजवाहा, जो वहाँ पे अनटचेबल्स थे, उनको शिक्षा में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको डिनाई किया जाता था शिक्षा। इसके अलावा जो टेम्पल्स थे उनमें उनकी एंट्री बंद थी। तो इसके विरोध में श्री नारायण गुरु स्वामी ने एक अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं SNDP मूवमेंट। और इसमें इसको अरुवीपुरम मूवमेंट भी बोलते हैं, ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और इसमें इनका साथ दिया था उस समय के जो फेमस पोइट थे कुमारन आसन का। ठीक है, और
इन्होंने जो संस्था बनाई थी 1903 में, उसका क्या नाम था, एसएनडीपी योगम, ठीक है। नारायण गुरु उसके चेयरमैन थे, कुमारन आसन उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, और इनका ये स्लोगन था, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। दोस्तों ये वन होगा, ठीक है, मतलब एक कास्ट होनी चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए, और सबका एक ही गॉड होना चाहिए। अब दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ दूसरे भी इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि इन्होंने डिमांड की कि जो इजवाहाज हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनको पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन का अधिकार होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में उनको भर्ती किया जाना चाहिए, ठीक है, टेम्पल्स एंड रोड्स पे उनको एक्सेस दिया जाना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने डिमांड की थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये साउथ का है, ठीक है। साउथ का दूसरा था वोक्कल लिग्गा संघा, जो कि मैसूर का है, ठीक है। ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। वही दोस्तों, कास्ट डोमिनेशन को ये लोग अपोज करते थे, ये लोग चाहते थे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ये संघा 1905 में बनाया गया था। दोस्तों अगला आता है जस्टिस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ये इस साल या पिछले साल पूछा गया था। मद्रास में ये मूवमेंट हुआ था, और इससे जुड़े जो लोग थे वो कौन थे, CN मुदलायर, TM नायर एंड P त्यागराजा। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको जॉब्स मिले, उनको लेजिस्लेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन हो, तो ये उनकी डिमांड थी। और इसके चलते 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है, और ये लेजिस्लेचर में लोअर कास्ट लोगों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करती है, ठीक है दोस्तों, मतलब रिजर्वेशन की बात करती है। अगला मूवमेंट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, और इसमें कौन लोग जुड़े थे, EV रामास्वामी नेकर, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी वही थ्योरी थी कि जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यन इन्वेडर्स के वंशज हैं, और क्योंकि आर्यन इन्वेडर्स थे, फॉरेनर्स थे, तो इसलिए ब्राह्मण्स जो हैं उनका भारत में जो वर्चस्व नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण रिलीजन को, उनके कल्चर को रिजेक्ट करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब अगला जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो त्रावणकोर एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये मूवमेंट चला था, लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, जो लोअर कास्ट लोग थे उनका मंदिर में जाना वर्जित था। तो इसके चलते 1924 में एक फेमस वैकोम सत्याग्रह हुआ था, जिसको लीड किया था KP केसावा ने। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी डिमांड ये थी कि जो हिंदू टेम्पल्स हैं, जो रोड्स हैं, उनको आप अनटचेबल्स के लिए खोल दीजिए। और गांधी जी ने भी इस समय केरला का टूर किया था इस सत्याग्रह के समर्थन में, इसलिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो इसमें चीज़ आती है कि इसका सेकेंड फेज 1931 में स्टार्ट होता है, जब हमारा CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड होता है, तब फिर से टेम्पल एंट्री मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उस समय कौन लोग थे, K केलप्पन, ठीक है, सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू, P कृष्णा, पिल्लई, AK गोपालन, ये सब इनसे जुड़े हुए लोग थे। और इनके प्रयासों से ही 1936 में जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है वो अपनी सफलता पाता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनकी मांगे मान लेती है। और सिमिलरली 1938 में मद्रास में C राजा गोपालाचारी के टाइम पे भी ये चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगला जो मूवमेंट आता है वो आता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर थे MG रानाडे एंड रघुनाथ राव। इनका जो पहला सेशन था वो 1887 जब कांग्रेस का हुआ था, शायद तीसरा है ना, 85 में उसका पहला हुआ था, तो 87 में तीसरा हुआ। तो 87 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन होता है, और इनका समय और वेन्यू सेम था जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का, जैसे कि नाम में दिख रहा है, कि इनका मेन मुद्दा था सोशल इश्यूज़ को पे फोकस करना, और इसको आप कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म सेल भी कह सकते हैं। और इन्होंने प्लेज मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट लोग शपथ लें, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अहमदिया मूवमेंट की। ये मुस्लिम समाज का मूवमेंट था। ये अहमदिया बेसिकली इस्लाम का एक सेक्ट है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है।
इसके फाउंडर थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 1889 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और ये वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन की बात करते थे इंडियन मुस्लिम्स में। तो एक ये रिफॉर्म मूवमेंट था, ये जिहाद का अपोज करते थे। और अहमदिया कम्युनिटी ऐसा मानती है कि मिर्ज़ा गुलाम एक मसीहा बन के आए थे, ठीक है। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी रिलीजियस वॉर है उसको एंड करेंगे और मॉरलिटी, पीस एंड जस्टिस को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अहमदिया मूवमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगला जो आता है वो आता है सर सैयद अहमद खान दोस्तों एंड अलीगढ़ मूवमेंट। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स सैयद अहमद खान इनके द्वारा मुस्लिम्स को लीड किया था। और दोस्तों हुआ क्या था कि इन्होंने जो ब्रिटिश थे उनका ऑफिशियल पैट्रोनेज इन्होंने कबूल किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि इंडियन मुस्लिम्स की ग्रोथ हो सके, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। दोस्तों एक्चुअली कहानी ये थी कि जब 1857 की रिवोल्ट हुई थी तो ब्रिटिश लोगों को ये लगा कि इसके पीछे मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर से हम ऐसा विद्रोह रोक देंगे। तो इसलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों को कंसेशन देने स्टार्ट किए ताकि मुस्लिम लोग जो हैं वो ब्रिटिश लोगों का साथ दें। और बाद में क्योंकि कांग्रेस का जो पद था उसका स्टेटस बढ़ रहा था तो कांग्रेस को अपोज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चाहिए था, इसीलिए इसलिए भी मुस्लिम लोगों को कंसेशन दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो सर सैयद अहमद खान थे ये बेसिकली क्या चाहते थे कि जो कुरान की टीचिंग्स हैं उनको वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के साथ आप रिकंसाइल करो, ठीक है। मतलब उसमें आप रिफॉर्म्स लेके आओ, ठीक है। लेकिन ये भी कहते थे कि कुरान जो है वो सबसे अल्टीमेट ऑथोरिटी है, उसको तो मानना ही होगा, लेकिन उसमें आप वेस्टर्न साइंटिफिक आउटलुक के साथ आप उसको पढ़िए, उसको इंटरप्रेट कीजिए। तो ये इनका कहना था, ठीक है दोस्तों। अब एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा इनका योगदान ये था कि 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको अभी हम एएमयू के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के प्रेशर में कह लीजिए या फिर कुछ और कारण होंगे, ये बाद में अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस में आके हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट बात करने लग गए थे। तो दोस्तों इसलिए बाद में काफ़ी नुकसान हुआ हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। और दोस्तों जहाँ तक मुस्लिमों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की बात थी तो ये उसको मना करते थे। क्यों? इनका ये कहना था कि भारत में हिंदू लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और मुस्लिम लोग पीछे हो गए हैं, तो मुस्लिम लोगों को अपनी शिक्षा पे, अपनी नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वो हिंदुओं के बराबर आ सकें। इसलिए इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी को अपोज किया था, ठीक है। तो दोस्तों और फिर बाद में इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर दिया था, तो एक वो नकारात्मक पहलू था। एंड दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक इनकी मैगजीन चलती थी जिनमें इनके सोशल प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते थे, उसका क्या नाम था? तहदीब उल अखलाक। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल इस पे आ सकता है। तहदीब उल अखलाक यह है सैयद अहमद खान। दोस्तों हमने देखा था राजा राम मोहन राय में संवाद कौमुदी, वो हमने वहाँ पे देखी थी, तो आपको ये सब बुक्स भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो मुस्लिम जो इंटेलिजेंशिया थी, मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे मुस्लिम लोगों में, उनके बीच में एक मॉडर्न लिबरल ट्रेंड था जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था। ये क्या चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम में आप मॉडर्न एजुकेशन दो विदाउट वीकनिंग देयर एलिजियंस टू इस्लाम, मीन्स इस्लाम के अंडर इस्लाम के साए में रह के ही इंडियन मुस्लिम को आप मॉडर्न एजुकेशन दो और जो मुस्लिम है उसमें आप सोशल रिफॉर्म्स लेके आओ, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी डिमांड थी, इसको अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जो कुरान है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन आप कीजिए, ठीक है। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। हर मूवमेंट पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल बन सकता है, इसलिए आपको सब चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे देवबंद स्कूल की, सहारनपुर में था ये, और इसको दारुल उलूम भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ टाइप होती हैं मुस्लिमों में, उसको दारुल उलूम बोलते हैं दोस्तों। और ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जो कुरान की प्योर टीचिंग है उसको हम फैलाएंगे, ठीक है। और हम जो फॉरेन रूलर्स हैं
उन पे जिहाद करेंगे। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिहाद की बात करते थे, ये प्योर टीचिंग को फैलाने की बात करते थे, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और इसके ओरिजिनेटर कौन थे? 1866 इसका फाउंडिंग ईयर था। मोहम्मद कासिम नानोटावी एंड राशिद अहमद गंगोही दोस्तों, टू ट्रेन रिलीजियस लीडर्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, इसके लिए इस एजुकेशनल सोसाइटी, इस स्कूल की स्थापना हुई थी। एंड दोस्तों इससे जुड़ी खास बात यह है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उसका इन्होंने स्वागत किया था। 1888 में इन्होंने फतवा जारी किया सर सैयद अहमद खान की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, जो एएमयू था उसके खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगली जो ऑर्गेनाइजेशन है पारसी लोगों की, पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1851 में बनाई गई थी रहनुमाई मजदायसन सभा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और जो पारसी समाज में जो सोशल एविल्स थे उनको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे? नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नेरोजी, KR कामा, SS बंगाली, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर थे। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इनका न्यूज़पेपर रास्त गोफ्तार मीन्स ट्रुथ टेलर, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये जो पारसी रिफॉर्म था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों इस पर भी सवाल बनता है। जो सिंह सभा मूवमेंट था ये 1873 में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या कि सिखों में आप मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन उनको दो, इसके लिए खालसा स्कूल्स बनाए गए थे। और दूसरा, ये जो क्रिश्चियन लोगों की जो धर्मांतरण की एक्टिविटीज़ हैं जो उनके मिशनरीज करते हैं उसको काउंटर किया जाए। साथ ही साथ जो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, मुस्लिम मौलवीज, इनकी एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया कि गुरुज की टीचिंग के अगेंस्ट जो भी चीज़ जाएगी हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन, उसके लिए खालसा स्कूल बनाए गए। दूसरा, दूसरे लोगों का विरोध करना है, उसके लिए क्या किया गया कि गुरु ने जो कहा है वही हम मानेंगे, इसके अलावा हम चीज़ नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट ऑफशूट था अकाली मूवमेंट, जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। दोस्तों शुरुआत में जो सिखों के गुरुद्वारे थे उन पे उदासी महंत का कंट्रोल हुआ करता था, जो कि करप्ट थे। वो पोस्ट हेरिडेटरी बन गई थी और ये लोग ब्रिटिश के सपोर्टर्स थे। ठीक है, तो इनके विरोध में अकाली मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह 1921 में, और बाद में इनको सफलता मिलती है और फिर जो सिखों के गुरुद्वारे हैं उनका कंट्रोल सिखों के पास ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो आखिरी मूवमेंट है हमारे आज के लेक्चर का वो है द थियोसॉफिकल मूवमेंट, जो कि मैडम HP ब्लावेत्स्की एंड कॉलोनल MS ऑलकॉट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1882 में। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था मद्रास में, अदियार। ठीक है, इस मूवमेंट की स्थापना तो हुई थी 1875 में न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, मीन्स विदेश में हुई थी। और फिर बाद में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर 1882 में इंडिया में अदियार मद्रास में शिफ्ट कर लिया था। दोस्तों ये जो री इनकारनेशन पे भरोसा करते थे, उपनिषद, सांख्या, योग, वेदांता की फिलोसॉफी को मानते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते थे। ठीक है, वहीं सोशल सेक्टर में चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश करने की बात करते थे। तो ये तमाम चीज़ें थी जो ये फॉलो कर रहे थे। पर दोस्तों इस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? 1907 में एनी बसंत इससे जुड़ जाती हैं। और दोस्तों एनी बसंत ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। आगे जाके जो हमारा होम रूल लीग आता है उसमें भी इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की थी। एंड दोस्तों 1898 में एनी बसंत के द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है, जो आगे जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनता है। एंड दोस्तों इस मूवमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पहली बात तो ये। ठीक है, पर दोस्तों विदेशी लोग आके भारत के जो कल्चर को, उसके रिलीजन को, उसकी ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो इससे हमको एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, तो ये तो इसका एक पॉजिटिव चीज़ था। दूसरी बात, क्योंकि पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों को महत्व दिया जा रहा था, तो एक फॉल्स
सेंस ऑफ प्राइड भी लोगों के गलत फहमी का शिकार भी होना पड़ा था, क्योंकि जो आउटडेटेड बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशंस थी, फिलोसॉफी थी, उनका भी महिमा मंडल किया जाता था। तो इसलिए इस मूवमेंट के दोनों ही चीज़ें थी, प्लस भी था और माइनस भी था, और इस पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो हो गए वो तमाम मूवमेंट जो हमें पढ़ने होंगे। अब हम बात करेंगे कि इन मूवमेंट्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या थे और इनके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या थे। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इन रिफॉर्म मूवमेंट से जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, जो ग्रंथ थे, उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो हर कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ को पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, उसमें क्या रीति रिवाज दिए गए हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता है। मीन्स अब जो रिलीजन था वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया था। ठीक है, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया गया था, लोगों को तर्क के बेसिस पे बात करने को मजबूर किया गया था। जो सोशल एविल्स थे, जो करप्ट एलिमेंट्स थे, उनको हटाया गया। तो जो हमारी मिडिल क्लास थी, उनको जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए था हमारे कल्चर पे, हमारी सभ्यता पे, हमारी संस्कृति पे, तो इन रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के द्वारा वो कॉन्फिडेंस उनको दिया गया था। और दोस्तों इसके अलावा जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने केवल वेस्टर्नाइजेशन का कॉपी पेस्ट नहीं किया, मतलब एक अंधभक्त नहीं बने उसका, बल्कि इनका जो मुख्य मुद्दा था वो था मॉडर्नाइजेशन। मींस जो अच्छी चीज़ें हैं हम केवल वही करेंगे, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे पॉजिटिव एस्पेक्ट। और जो निगेटिव चीज़ें क्या थी, एक तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका सोशल बेस काफ़ी कम था। ठीक है, और दूसरी बात, पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, धर्म जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें क्या लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा भरोसा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जब पास्ट की बात भी हो रही है तो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दिया था, उस पर बात हुई नहीं। ठीक है दोस्तों, और जब एंशियंट पीरियड की बात हो रही थी तो उसमें केवल जो वैदिक वाला जो पीरियड था उसकी बात होती थी। ठीक है, मिडाइवल पीरियड की तो बात करते ही नहीं थे। तो इससे हिंदू मुस्लिमों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी। और दूसरा दोस्तों, जब हम एंशियंट पीरियड की बात कर रहे थे उसको एक बहुत अच्छा काल मानते थे, तो जो अनटचेबल्स थे, जो उस समय में मतलब एंशियंट पीरियड में जिनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हुई थी, उनको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस चीज़ को भी काफ़ी महिमा मंडित किया जाता था। तो ये सब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी रेटिंग गूगल फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म मैं कर दूंगा क्योंकि अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है। एंड दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करना हो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो मैं अगले वीडियोज़ में कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।